नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आजकल इंडिया में क्या चल रहा है? जब कोई ये सवाल पूछता है, बाहर का कोई दोस्त फोन करता है, ये सवाल पूछता है, तो मुझे याद आता है कि एक समय ऐड चलता था, क्या चल रहा है, तो फाक चल रहा है टाइप का ऐड एक आया करता था, आप लोगों को याद होगा। मैं उनको जवाब देता हूं कि आजकल भारत में नौजवानों का राज चल रहा है, स्टूडेंट्स का राज चल रहा है। जो स्टूडेंट्स के खिलाफ होने की कोशिश कर रहा है उसका इतना बुरा हाल हो रहा है जितना उसने कभी सोचा नहीं था। आपको मन्नन मिश्रा याद है? मन्नन मिश्रा जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर बहुत दिनों से कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, उसके चेयरपर्सन हैं। आपको याद होगा नालसार के स्टूडेंट्स ने मना कर दिया था इस बात से कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आते हैं तो हम उनके हाथ से डिग्रियां नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा है। इस पर मन्नन मिश्रा साहब ने आदेश जारी कर दिया था कि नालसार के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनको किसी भी स्टेट की बार काउंसिल रजिस्टर न करे और जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ जांच होगी, फला ढिमका होगा। 3-4 घंटे के अंदर बेचारे को पहला आदेश वापस लेना पड़ा कि नहीं नहीं, जो चाहे रजिस्टर करवा सकता है। उसके एक आध घंटे के भीतर दूसरा आदेश वापस लेना पड़ा कि नहीं, कोई जांच नहीं होगी, और फाइनली माफी मांगनी पड़ी। जी, बाकायदा माफी मांगनी पड़ी नालसार के स्टूडेंट से, जंजी से माफी मांगनी पड़ी इनको। और सिर्फ माफी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी इनके साथ नहीं आए। उन्होंने कहा यह क्या बेवकूफाना आदेश था, इसका कोई मतलब नहीं है, वो बच्चे आए दिल्ली में रजिस्टर कराएं, सबको लोकतंत्र में विरोध करने का हक है। तो मन्नन कुमार मिश्रा की कहानी लगा कि वहां खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं हुई। उसके बाद चिट्ठे खुलने शुरू हो गए मन्नन कुमार मिश्रा के करप्शन के और बाकी सारी चीजों के। पता चला कि मिश्रा साहब तो करोड़ों लुटाए बैठे हैं। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को प्रेसिडेंट हैं YR सदाशिव रेड्डी, वो सीनियर एडवोकेट भी हैं जाहिर तौर पर। उन्होंने तो सीधे इस्तीफा मांग लिया है मन्नन कुमार मिश्रा से। 22 अगस्त को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में कहा है कि 15 दिनों के अंदर BCI के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दीजिए, और ऐसे ऐसे करप्शन के आरोप लगाए हैं कि पूछिए मत। वैसे भारतीय जनता पार्टी और करप्शन का रिश्ता अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। जो लोग आए थे ये कहते हुए कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, उनके राज में खाने और खाने देने के इतने सारे राज खुल गए हैं कि अब मोदी जी के लिए भ्रष्टाचार पर बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जरा देखते हैं मन्नन मिश्रा जी का मामला, फिर कुछ और मामलों पे बात करूंगा। मन्नन मिश्रा जी को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें रेड्डी साहब ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी एक व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। उसमें जो रुपया है वो जनता और वकीलों के हित के लिए ट्रस्ट में रखा गया है। संसद ने BCI को जो भी अधिकार दिए हैं बार के हित में हैं। इसको पर्सनल फायदे के लिए उस आदमी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा है। उन्होंने कहा कि जो BCI का ट्रस्ट है, BCI ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट, वो जो ट्रस्ट है उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। बता दूं कि यह ट्रस्ट मिश्रा जी के कार्यकाल में बना है। और मैं आपको और बताऊं कुछ मजेदार चीजें। रेड्डी ने आरोप यह लगाया है कि BCI के अंदर कई सारी ऐसे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो इल्लीगल हैं। BCI के कई सारे कर्मचारी मन्नन कुमार मिश्रा के करीबी हैं और उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है बिना किसी एडवर्टीजमेंट के हुआ है, उसमें किसी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो BCI ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट है ये 2020 में बनाया गया था। मिश्रा जी ने इसके ट्रस्टियों को चुना था और BCI के फंड से करीब 150 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट को ट्रांसफर किए गए, जबकि BCI के मेंबर्स ने इसका विरोध किया था। और यह किस्सा देख के याद आता है प्रधानमंत्री जी ने जो एक कोष बनाया था। आप जानते हैं प्रधानमंत्री सहायता कोष पहले से था, लेकिन एक PM केयर्स फंड बनाया गया और जब उसकी डिटेल सामने आई है तो पता ये चला है कि उसमें 8,000 करोड़ से ज्यादा है। साल में 80 लाख सिर्फ खर्च किया गया है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उसको FD करा के रख दिया गया है, उसमें इनकम बढ़ रही है। उस पर भारत सरकार का लोगो लगा हुआ है। भारत सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह से पैसे काटे गए थे, चाइना की कंपनियों से पैसे लिए गए थे। जिस समय चाइना से हमारा तनाव चल रहा था, चाइना की कंपनियों से उसमें पैसे लिए गए थे और वो पैसे किसके हैं, कहां इस्तेमाल होंगे, कोई नहीं जानता, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार कोर्ट में कह चुकी है कि ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है, ये सरकारी है ही नहीं।
ऐसे ही बीसीआई के ट्रस्ट से, जो बीसीआई का ट्रस्ट था, जो बीसीआई का फंड था, वहां से पैसे ट्रांसफर करके बीसीआई ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट बनाया गया और इसमें मिश्रा जी ने अपने आसपास के लोगों को रख दिया। ऐसा दावा रेड्डी साहब कर रहे हैं और कहना है इनका कि बीसीआई के किसी मेंबर ने अभी तक इस ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड नहीं देखी है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो नए लॉ कॉलेज खुल रहे हैं, बीसीआई से मान्यता उनको मिले, इसके लिए उन कॉलेजेस से 25 लाख से 1 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। और अगर यह आरोप सही है तो आप समझ सकते हैं कि करप्शन का यह जबरदस्त आरोप है। बीसीआई को दरअसल यह अधिकार दिया गया है कि वो मान्यता देती है, सर्टिफिकेशन देती है, तभी कोई लॉ कॉलेज लीगल हो पाता है। अब आरोप यह लग रहा है कि जो लॉ कॉलेज नए खुल रहे हैं उन्होंने 25 लाख से 1 करोड़ रुपए दिए हैं, तब जाकर उनको मान्यता मिली है। अब रुपए दिए हैं तो किसने लिए हैं, यह सवाल तो उठेगा। तो मन्नन मिश्रा साहब नालसार के स्टूडेंट को फंसाने गए थे और अब ऐसा लगता है कि फंस गए हैं। दरअसल मन्नन मिश्रा, आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। मोदी जी को देवता भगवान वगैरह पहले ही कह चुके हैं और इस देश में अपनी लूट जारी करने के लिए, अपनी पोस्ट बचाए रखने के लिए आजकल मोदी जी को देवता भगवान कहना बहुत जरूरी हो गया है। करप्शन देखिए कहां नहीं है। मोहन यादव के ऊपर आपको याद ही है क्या आरोप लगा था, जमीन वाला आरोप लगा था कि जमीनें खरीदी, उन्होंने खरीदी, उनके रिश्तेदारों ने खरीदी, उसके बाद से उसके बगल से सड़क निकल गई। और सड़क नहीं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे उसके बगल से निकाली गई, जिससे जमीनों की कीमत कई गुना बढ़ गई। यानी आम किसान से सस्ते में जमीन खरीदी गई और उसके बाद उस जमीन की कीमत बढ़ा ली गई क्योंकि वहां बगल में सड़क निकली। यूपी में आप जानते हैं कई करोड़ रोज के खर्च होने की बात आई है सिर्फ विज्ञापन पर, और हिमंता बिस्वा शर्मा जो रोज के करोड़ों खर्च कर रहे हैं विज्ञापन पर, उसका एक बड़ा हिस्सा उस कंपनी को जा रहा है जिस कंपनी के डायरेक्टर उनकी अपनी पत्नी है। अब ये खाओ खाने दो है कि नहीं वो देखिए आप। और सबसे बड़ा जो करप्शन का मसला आया है वो आया है राम मंदिर लूट चोरी कांड में। राम मंदिर में चढ़ावे की लूट कहना चाहिए लूट कहिए, चोरी कहना चाहिए चोरी कहिए। पहले एसआईटी बनी, उसमें चंपत राय वगैरह का नाम आया, उसके बाद चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, दूसरी एसआईटी बनी, दूसरी एसआईटी ने सबको बरी कर दिया। चंपत राय जो है वो नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 9 पन्ने का बयान जारी किया है, 33 पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा मंदिर निर्माण में वही हुआ जो मिश्रा जी ने चाहा। अब मंदिर निर्माण में हर तरह के घोटाले का आरोप लगा है। यहां तक आरोप लगा है कि पत्थर फ्री में देने को जो कंपनी तैयार थी उसको डबल पैसे देकर पत्थर खरीदा गया। एक जमीन तो चंपत राय से जुड़ी हुई बताई जा रही है जो गायों का जो गोचर होता है उसको उगाने के लिए खरीदी गई, जबकि मंदिर के पास अपनी गौशाला है ही नहीं। जमीनें खरीद के और आधे 1 घंटे के अंदर 4 गुने 5 गुने दाम पे रजिस्ट्री होने का खेल तो कई जगह से खुला हुआ है। और चढ़ावे की जो लूट है वो तो है ही। आरएसएस ने पहली बार एक चीज बनवाई थी और वो हर लेवल पर करप्शन से डूबी हुई है, और उसमें चंपत राय जी को फ्री कर दिया गया। ट्रस्ट के महासचिव थे। पूछना इनसे यह चाहिए कि अगर सब कुछ नृपेंद्र मिश्रा करवा रहे थे तो आप ट्रस्ट के महासचिव के पद पर बैठकर कर क्या रहे थे। और हमने देखा कि नाम इनके ड्राइवर का भी आया है और बताया गया कि ड्राइवर इनका बहुत करीबी है। अयोध्या के अंदर साधुओं संतों का बयान आया कि यह करप्शन लंबे समय से हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का बयान आया। लेकिन अब लीपापोती करने की जब कोशिश की जा रही है तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह करप्शन का पैसा आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं को भी जाता था, जिसकी वजह से सब दबाया जा रहा है। क्यों लीपापोती की जा रही है? अगर राम जी में श्रद्धा है, राम मंदिर में श्रद्धा है, तो जिसने 1 रुपए भी चुराया उसके लिए जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ केस होना चाहिए था। लेकिन अगर लीपापोती की कोशिश हो रही है, अगर पॉकेट मारों को गिरफ्तार करके लुटेरों को छोड़ा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है और करप्शन किस लेवल का है, आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि नागपुर से खबर यह आई है कि तिरंगे झंडे की खरीदारी में भी करप्शन हुआ है। जितने का झंडा है उससे कई गुने पर झंडा खरीदा गया है। गिनाते चले जाइए, मैंने बहुत सारे करप्शन के केसेस पर पहले भी वीडियो किए हैं, गिनाते आप चले जाइए, उंगलियों पे नहीं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे और ये करप्शन के केस खत्म नहीं होंगे।
जिस सीएजी की रिपोर्ट पर पहले शोर मच जाया करता था, वो आती है चली जाती है, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि गोदी मीडिया को जबरदस्त विज्ञापन मिल रहे हैं, सरकार से मदद मिल रही है, इसलिए अब वो करप्शन पर कोई बात करती ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स के मूवमेंट ने बहुत कुछ खोल के रख दिया है। आप देखिए, आशुतोष रांका जाते हैं एक स्कूल में, और जाते हैं तो उस स्कूल में उनको मारने पीटने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो स्कूल एक तबेले में चल रहा था। लगता है मामला दब जाएगा, लेकिन अगले दिन पत्रकार फिर पहुंच जाते हैं और स्कूल को बिल्कुल सबके सामने लाकर रख देते हैं कि 15 लाख रुपए इसके लिए मिले थे, वो कहां गए? स्कूल तो तबेले में चल रहा है। बिहार से खबर आती है कि बच्चों को खाना मिलता है, उसमें कीड़े निकल जाते हैं, बच्चे खाना फेंक देते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि ये कीड़े कहां से आए? क्या खरीदारी में गड़बड़ी हुई थी? देखिए, भ्रष्टाचार गंगोत्री की तरह होता है। अगर गंगोत्री यानी सबसे टॉप पॉइंट पे करप्शन होगा तो नीचे करप्शन फैलता चला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा लगता है कि जय श्री राम का नारा लगाकर नीचे से ऊपर तक सब करप्शन में लगे हुए हैं। चीनी महंगी हो गई। पहले कहा गया एथेनॉल कोई वजह नहीं है, अब खबर आ रही है कि एथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हुई है। जिस शीरे से मोलासेस निकाले जाते हैं, वो ज्यादा शीरा जानबूझकर निकाला गया कि उससे एथेनॉल बने, पैसा कमाया जा सके, तो चीनी की कमी हो गई। चीनी की कमी हो गई तो चीनी महंगी हो गई, तो कहा जा रहा है अब चीनी खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा। मिनिस्टर लोग कह रहे हैं इसलिए चीनी मत खाइए। क्या कमाल की बात है, कल तक नहीं हो रहा था। कांग्रेस के टाइम में चीनी का दाम बढ़ना महंगाई था, इनके जमाने में चीनी का दाम बढ़ना डायबिटीज कंट्रोल हो गया है। सुधीर चौधरी से लेकर बाकी सारे लोग हो सकता है कि शो बना दें कि चीनी महंगी होने से देश को कितना फायदा है, लेकिन यह सवाल कोई नहीं पूछेगा कि चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद अब चीनी इंपोर्ट क्यों की जा रही है। कोई नहीं पूछेगा आपसे। मैन्युफैक्चरिंग का सत्यानाश है, बेरोजगारी अपने टॉप पे है, ये सब सवाल कोई नहीं पूछेगा। स्टूडेंट मूवमेंट ने बस इतना किया है कि इन सब सवालों को एकदम सामने लाकर रख दिया है। जब आप उन स्कूलों को देखते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं जहां बच्चों को जाने के लिए टॉयलेट नहीं है, झोपड़ी में स्कूल चल रहे हैं, बिल्डिंग नहीं है स्कूलों की, स्कूलों तक पहुंचने की सड़क टूटी फूटी पड़ी है, तो आपके मन में पहला सवाल यही आता है कि अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए करोड़ों खर्च करने वाली सरकारें क्या स्कूल नहीं बना सकती हैं? और यह भी आपके समझ में आता है कि अगर सड़क पहली ही बारिश में टूट फूट गई है तो इसमें करप्शन तो पक्के तौर पे हुआ है। और उसके बाद जब आप देखते हैं पंखे से सुखाया जा रहा है, झाड़ू लगा के पानी हटाया जा रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि इस देश में करप्शन किस लेवल का हो चुका है। दरअसल धर्म की राजनीति का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपके जरूरियात के जो मुद्दे होते हैं, जो आपके लिए जरूरी मुद्दे होते हैं, उनसे आपका ध्यान हटा दिया जाता है। पहले इस तरह की खबरें आती थी, महंगाई की खबरें आती थी, बाकी सब खबरें आती थी, तो जनता हिंदू मुसलमान भूलकर सड़क पर एक साथ आती थी। अब हर चीज में हिंदू मुसलमान, अगर कोई हत्या हो गई तो देखा जाता है मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है, और उसके हिसाब से तय होता है कि हत्या का विरोध करना है या समर्थन करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने कहा हिंदुस्तान में क्या चल रहा है और जवाब दिया कि स्टूडेंट्स का दबदबा चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब करप्शन के मामले हों या फिर दूसरे मामले हों, वो खुलकर सामने आ गए। अब इसको रोक पाना सरकार के लिए संभव नहीं होगा, और ये जितना बढ़ते जाएंगे सरकार के लिए उतनी मुश्किल पैदा होगी। मन्नन मिश्रा का जो हाल हुआ है, उसके बाद कोई इस तरह की तानाशाही करने की कोशिश नहीं करेगा। उसे डर लगेगा कि हम बाहर ज्यादा हल्ला मचाएंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारी सारी कलई खोल कर रख देंगे। सच कहूं तो लोकतंत्र के लिए यह बहुत अच्छा है कि युवा अपने अधिकारों की आवाज उठा रहा है। हम तो पिछले 10-11 साल से लगातार जहां मौका मिलता है लिखकर बोलकर इन चीजों का विरोध करते हैं, लेकिन जनता सोई हुई थी। अब खुशी की बात यह है कि जनता जाग गई है, और हम तो जनता के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।